कार्यवाही सदन की जारी है। रेवाड़ी और धारवेड़ा के एसटीपी का पानी उसमें साफ करके डालने लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है और मैं मानता हूं कि वो एसटीपी का सीधा भी छोड़ देते हूं पानी। इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे। सेशन के बाद में भाई के साथ जाके वहां देखेंगे, यदि कोई उस प्रकार का पॉल्यूशन है तो उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी। लेकिन एक में और उसमें कोई बजट का प्रोविजन करा जाए, क्योंकि बजट अभी है नहीं, मैंने जैसे इंक्वायरी करी है, और पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन मिलकर कंबाइंड उसका बजट का प्रोविजन कर दे, तब आगे बात बनेगी, उसका समाधान निकलेगा। पैसे की इस बारे में कोई अड़चन नहीं आएगी। श्री देवेंद्र चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 22। नहीं श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव उचाना से नहीं है। अगर कोई ऐसा माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव देते हैं तो उस पर विचार करेंगे। स्पीकर सर, मेरा प्रश्न उचाना में स्टेडियम के निर्माण को लेकर है। सर, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी का संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। सर, हमारी विधानसभा में बहुत सारे नाम होनहार बच्चों के हैं जिन्होंने खेलों में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्पीकर सर, लंबे अरसे से हमारी खेल स्टेडियम की मांग रही है। स्पीकर सर, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और मैं प्रस्ताव में पेश कर दूंगा आपके सामने सर। वैसे ब्लॉक उचाना में हमने जहां आपने जगह दी है उसके 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप अगर और भी देंगे माननीय विधायक जी तो हम उसको प्रस्तावित को पारित करके जरूर वहां पर काम करने का प्रयास करेंगे। श्री कंवर सिंह, क्वेश्चन नंबर 23। अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने पूछा कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो पुराने कंडक्टर हैं कितने किलोमीटर बदले, कब कब बदले, कहे और कहे में जवाब है। तो इसमें जो पावर डिपार्टमेंट के निर्धारित जो मानक हैं उनके अनुसार समय समय पर कंडक्टरों को बदला जाता है। इसमें 2024-25 और जनवरी 2025 तक 17.80 किलोमीटर कंडक्टर रिप्लेस हुए हैं और पिछले 4 वर्षों में 49.10 किलोमीटर कंडक्टर रिप्लेस किए। स्पीकर सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में उन जगह का ब्यौरा क्या है जहां बिजली के तार पुराने हैं और लटके हुए हैं, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या उन तारों को बदलने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है? यदि है तो कब तक वो तार बदल दिए जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टिकुलर महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का इनको ब्यौरा देता हूं। 16/5/2019 से लेकर अप टू 30/1/2022 तक 22 गांव हैं, जिसमें एसटी और एलटी लाइन जो है, जो छतों के ऊपर से गुजर रही है या पुराने कंडक्टर हो चुके हैं, उन पर 9 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च आया है। इसी प्रकार से 7/1/2020 से 30/1/2022 तक इसमें 14 विलेज है, पहले 22 विलेज थे, इसमें अटेली के विलेज भी हैं। इसमें लगभग 6 करोड़ 52 लाख 82 हज़ार इस पर खर्च आया है। इसी प्रकार से 16/9/2019 से 31/3/2022 तक महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सवाल का जवाब दे रहा मैं, इसकी तसल्ली ना होगी ऐसे सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। भाई एक मिनट अध्यक्ष महोदय, वो पूछना सवाल ये है कि मेरे जो तार लटके हुए हैं, क्या स्थिति है? जो तार लटके हुए उनको कब ठीक करोगे भाई? एक लिस्ट दे देना, कब तक? जवाब है ऐसे मंत्री जी, जो काम हुआ लगा दूंगा, जो काम हुआ है वो भी वो लास्ट में करता हूं। जो काम हुआ बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूंसी पूछा है। इसी प्रकार से हमारे 14/1/2022 से लेके 14/6/2022 तक 6 गांव का है, 16.59 लाख से काम हुआ है, और 16/7/2021 से जनवरी 2023 तक 9 विलेज हैं, उसमें 3 करोड़ 59 लाख का काम खर्च हुआ है, पैसे खर्च हुए। लेकिन उसके बावजूद विधायक जी लिख कर दे दें
कि कौन से कंडक्टर लूज हैं, कौन से कंडक्टर बदले जाने हैं, कोई ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी जानी है। 100% इंश्योर करता हूं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सारा काम करा देंगे। स्पीकर साहब, बिजली के क्षेत्र में मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभूतपूर्व काम किया है, परंतु मेरी समस्या यह है कि मैं 2019 का 21 का नहीं 2025 में जो तार हैं जो लूज हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दिया जाए, यही क्वेश्चन। उन्होंने आश्वासन दे दिया। अध्यक्ष जी आप लिख कर दे दें विधायक जी, जो लिख कर दे देंगे कंडक्टर ऐसे खचवा दूंगा 5 साल तक लूज नहीं होंगे। ठीक। श्री राजवीर फर्टिया जी। प्रश्न नंबर 24। श्रीमान जी, विषयवार तालिका बना के माननीय सदस्य की टेबल पे। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो स्टाफ है, सिर्फ आप इतना बता दो कि ये स्टाफ कब तक पूरा हो जाएगा। माननीय स्पीकर सर, सिर्फ 4 पद अभी वहां पे खाली बचते हैं और कुल मिला के हरियाणा भर में 24 पदों को भरने की मांग हमने HSPC का लोक सेवा आयोग को भेजी हुई है। जैसे ही वहां से मामला संज्ञान में आता है तो तुरंत हम लोग उसकी भर्ती कर देंगे और ये हमने कहा भी कि इस पर जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी हम लोग इसको करेंगे। और वैसे हर सब्जेक्ट में ये ठीक है कि आपके लिए यहाँ पे 1-2 जगह कमी है तो वो जरूरी है भरना और इस बार उसको भर भी देंगे। और भी कोई अगर आपकी इससे संबंधित कोई बात है तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, मेरे से व्यक्तिगत भी मिलकर उस पर बात कर सकते हैं। इसके लिए मंत्री जी धन्यवाद करता हूं आपका, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे हल्का लोहारू में जितने भी कॉलेज हैं वहां पर MSc के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा नहीं, ये तो अलग ध्यान विषय हो गया। किस चीज का? माननीय सदस्य से मैंने निवेदन किया, मुझे पता था 60 किलोमीटर भिवानी पड़ता है मंत्री। मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने यही विषय जो आप बता रहे हो, उन्होंने मुझे बताया था कि हमने अपने विधायक से भी ये बात की, इसलिए मैंने आपको बिना कहे कहा कि आपकी जो भी कोई समस्या आप मुझे व्यक्तिगत भी मिलकर कहेंगे, धन्यवाद मैं मिलूंगी जरूर पूरा करेंगे और विस्तार से बताऊं भी क्या, क्योंकि हमारे लोहारू में बैल, लोहारू और सिवानी तीनों ब्लॉक में कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं है जिससे कि लड़कियों को जाने में मंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर सारा धन्यवाद डिटेल बताएं। धन्यवाद श्रीमती विनेश। अध्यक्ष जी, प्रश्न नंबर संख्या 25। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है सर। मुझे पता था सर आपका जवाब यही आने वाला है, लेकिन मैं जुलाना विधानसभा से आती हूँ और मैं एक लड़की होने के नाते मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियां मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ, तो जब भी मैं गाँव में जाती हूँ, गाँव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो जो माँ बाप है लड़कियों के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा और मेरे को भी खुशी होगी कि हमने लड़कियों के लिए कुछ किया है। धन्यवाद। वैसे मंत्री जी, इसमें जो आपके जवाब में A और B है, A में हाँ था, हाँ बोलना नहीं, सीधा ना बोल दिया, अपने हाँ वाली बात बोलनी चाहिए थी। चलिए देखिए सर, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बात को एक वर्ग विशेष की तरफ से, महिला वर्ग की तरफ से, हमारी बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छी इनकी एक सोच है, मगर सर मेरा निवेदन है कि अपनी सरकार ने यह तय किया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हमारा एक कॉलेज हो, हमने उसको पूरा किया है। मगर बात तो ये है कि जुलाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली हैं, जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं
मगर सर इसके साथ में एक बात और कहूंगा, ये 2 किलोमीटर पे जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये है माननीय सदस्य से, देखिए आज जमाना भी बदल रहा है, क्वाड में भी कोई आपत्ति नहीं है, सब जगह पढ़ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी कभी भविष्य में उससे किसी तरह की ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करें कि भाई देखिए अपना कॉलेज है, 2 कॉलेज वहां पे हैं सर एकदम, और वैसे जींद जिले में संख्या कोई कम नहीं है, हर 20 किलोमीटर पे 17-18 हमारे वहां पे कॉलेज है और सरकारी और गैर सरकारी कुल मिला के, तो सर वहां पे व्यवस्था और करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कहा था। माननीय सदस्य की मैं भावनाओं को समझते हुए ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों से वो कहे कि भाई जो आसपास के कॉलेज से पहले एक बार उनकी सीट पूरी हो जाए, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपके साथ हम लोग खड़े हैं। सर क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लड़कियां और लड़के जब साथ में पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आके माँ बाप को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस भी कर सकती हूँ, अगर महिला कॉलेज अगर हमारे जुलाना विधानसभा में बढ़ेगा तो लाइन लगी रहेगी, आपको एडमिशन के लिए जगह नहीं बचेगी, इतनी लड़कियां एडमिशन के लिए आएंगी। तो मेरा अनुरोध है वहां पे वहां पे है ऑलरेडी कॉलेज है, देखो बहुत बड़ी व्यवस्था ना होना, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़े तो सोचते भी, वहां पे ऑलरेडी व्यवस्था है, अब उसमें एक बार उसमें एडमिशन नहीं सर वो लड़के और लड़कियों का साथ में है ना, मैं वही बता रही हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, अगर सिटी से बच्चे आते हैं, माँ बाप एजुकेटेड है। आपने लड़के और लड़कियों को सबको पटकनी दे दे के हमारा देश में नाम रोशन क्या करा कि नहीं करा, आज कहाँ इस चीज की आवश्यकता, फिर भी आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, एक बार जो सीट ऑलरेडी खाली है वो भर जाए, फिर कोई व्यवस्था करनी होगी तो विचार। आज जो एग्जिस्टिंग है उसमें और बेहतर क्या हो सकता है उसकी भी साथ साथ योजना बनाए। लड़कियों की बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि लड़कियों की भावनाएं हैं। और अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी ने, क्योंकि हमारी गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट जी, दूसरा जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं, यहां एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी हैं, अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए आपने, पक्ष वाले भी करें। हाँ चलिए प्रमोद कुमार विज को पूरा कराओ विनेश जी, फिर भी कोई आपके साथ विनेश जी ठीक है, आपकी किसी बात की ना नहीं, आपने इस देश का गौरव बढ़ाया, श्री प्रमोद बड़ा इत्मीनान से कह रहा हूं, तो मेरा कोई व्यवस्था होगी जरूर कर रहे हैं। सर मेरा इतना ही आग्रह है कि लड़कियों के लिए अगर आप करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और माननीय सदस्यगण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर दे रहे हैं। और प्रश्न संख्या नंबर बाकी कुछ सवाल हैं जी पेंडिंग में, वो आज मैं अगर मौका देंगे अध्यक्ष जी तो जरूर मैं उसको उठाने का काम करूंगी। मौका मिलेगा। प्रश्न संख्या 26 अध्यक्ष जी, आदरणीय अनिल हमारे प्रमोद विजय जी ने एक सवाल उठाया है पानीपत के बारे में। श्रीमान जी, पिछले 5 वर्षों में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक जो ESI हॉस्पिटल है उसमें 15,650 बीमाकृत आश्रितों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर किया है। अस्पताल का विवरण पता का कै पर संलग्न है। ख में उस अवधि के दौरान ESI अस्पताल पानीपत द्वारा उक्त अस्पतालों को भुगतान कुल राशि अस्पताल बार
वह वर्ष विवरण पता का क्षय पर संलग्न है। तीसरा में नहीं महोदय जी। स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पानीपत का सिविल हॉस्पिटल जो है, जो जनरल हॉस्पिटल बना था 1969 में, बहुत पुराना हॉस्पिटल था, उसी में ईएसआई को जगह दे दी गई। लेकिन हमारी पिछली सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पानीपत को एक बहुत बड़ी सौगात दी, एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल नया बनाया गया, और जो पुराना सिविल हॉस्पिटल था उसकी बिल्डिंग तोड़कर अब सरकार ने वहां पे एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पानीपत में सबसे ज्यादा डिलीवरी 41 डिलीवरी पर डे होती हैं, तो इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल अभी भी पुरानी जगह उस जर्जर बिल्डिंग के अंदर है, जो कभी भी गिर सकती है। मेरी प्रार्थना यह है कि जो पहले मैं गैर का प्रश्न था उसका जवाब मंत्री ने दिया कि अभी कोई योजना नहीं है, तो तुरंत हमें कोई ना कोई जगह पे हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। पानीपत औद्योगिक नगरी है, लाखों वर्कर वहां काम करते हैं और बिल्डिंग गिरने वाली है, उसका डेली बेस के ऊपर मेंटेनेंस करवाया जा रहा है। और इसके लिए एक प्रावधान और भी है कि ईएसआई हॉस्पिटल को एचएसवीपी ने सेक्टर 24 में और सेक्टर 29 पार्ट 1 के अंदर 2-2 एकड़ जगह अलॉट की हुई है, मार्क की हुई है। मेरी प्रार्थना है कि उसका हॉस्पिटल का निर्माण तुरंत से तुरंत किया जाए। दूसरा यह कि माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जब बताया कि अभी 21 हॉस्पिटल पैनल के ऊपर हैं, जिन्हें लगभग 1450 केसेस रेफर किए गए, लेकिन अभी इनमें से 11 हॉस्पिटल्स को जो केसेस दिए गए, उसमें से 5 हॉस्पिटल्स को केस देने ही बंद कर दिए हैं। ये राजनीति लोकल लेवल में कर्मचारियों की चल रही है। और सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी और वहां के कर्मचारी जो हैं ईएसआई के मिली भगती है। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा मंत्री जी, वहां जीएस हॉस्पिटल 2 साल में 1275 केस उनको दिए गए, रेफर किए गए। छाबड़ा हॉस्पिटल 2339 केस इनको रेफर किए गए और इनको 5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की पेमेंट की गई है, जिसका ये हॉस्पिटल वो खुद डॉक्टर नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। और अभी अभी उसने लेटेस्ट एक और हॉस्पिटल मैक्स प्लस के नाम से रजिस्टर करवा लिया और उसके भी केस मिलने उसको शुरू हो गया है। और मैक्स प्लस जो है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैक्स केन हॉस्पिटल, ये लोगों को बदलवाने के लिए उसने हॉस्पिटल का नाम मैक्स प्लस रखा। मेरा आग्रह है, एक मिनट में अपनी आग्रह पे तब आऊंगा, विषय बता दूं 1 मिनट के लिए। एपेक्स हॉस्पिटल, ही इज नॉट ए डॉक्टर, और उसको 2203 केस दिए गए और 15 करोड़ 20 लाख की पेमेंट दी गई है। मेरी प्रार्थना यह है कि आई नीड ए विजिलेंस जांच, इसकी जांच की जाए। हॉस्पिटल जो डाटा दे रहा है, मैं उससे टोटली डिससेटिस्फाइड हूं। वो गलत डाटा दे रहे हैं, कभी उनसे पूछते हैं जाके तो उनको रजिस्टर नहीं मिलता, कभी कहते हैं आग लग गई थी। मेरी प्रार्थना विजिलेंस जांच की जाए और इसका एक तरीका ये जरूर अपनाया जाए कि जिन हॉस्पिटल को पेमेंट की गई है उनसे ये सूची ली जाए कि उन्होंने उनकी लिस्ट क्या पेशेंट की, क्या वो पेशेंट की लिस्ट ईएसआई हॉस्पिटल की लिस्ट से टैली करती है या नहीं करती है। विजिलेंस जांच जरूर की जाए और एक ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि इनकी पीड़ा है वहाँ पर जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर इन्होंने बात कही है कि उसकी जांच कराई जाए, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पहले तो मैं, क्योंकि जो विधायक जी ने कहा है कि जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं, जरूर हम उसकी जांच कराएंगे और वो देखेंगे कि गलत किसी का ना हो। परंतु जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 34 करोड़ रुपया हमने उनको इलाज का दिया है। हॉस्पिटल बनाने की बात है, क्योंकि वहाँ पर 8.5 एकड़ लैंड है और हम वहाँ पर ये ईएसआई का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, चल रहा है, परंतु उसका एक ब्लॉक और भी वहाँ बनाएंगे। वो भी मैं आज ये बात बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं और वहाँ पर जो श्रमिक लोग हैं वो इतने ज़्यादा संख्या में हैं पानीपत के अंदर, क्योंकि उनको आवश्यकता है एक अच्छे हॉस्पिटल की, और वहाँ जरूर उसकी पूरी प्रपोजल तैयार करके वो हॉस्पिटल बनवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है कि नए हॉस्पिटल के लिए
बस एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि जो 34 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है, 21 हॉस्पिटल में से 26 करोड़ की पेमेंट इन 4 हॉस्पिटल को की गई है। ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया जांच कराएंगे। श्री देवेंद्र कादियान। क्वेश्चन नंबर 27। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो समस्या है हमारे गन्नौर शहर की, ये सबसे मुख्य समस्या है और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये जो मार्ग है जीटी रोड से रेलवे स्टेशन का, हमारे शहर का और हमारी विधानसभा का दिल है और पिछले बहुत सालों से जो हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम है, स्टोन वाटर का सिस्टम है, वो खराब है। थोड़ी सी बारिश में पूरा तालाब का रूप ले लेता है और उसकी वजह से जाम की स्थिति, सड़क टूटना बार बार। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये हमारा काम पब्लिक हेल्थ के द्वारा किया जाए, क्योंकि एक बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। एसएमडीए का बताया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये काम पब्लिक हेल्थ द्वारा किया जाए और जल्दी किया जाए, उसका टाइम पीरियड भी सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जीटी रोड से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली रास्ता जो है गन्नौर के अंदर के डाली हुई निकास प्रणाली का रखरखाव नगर परिषद गन्नौर द्वारा किया जाता है, लेकिन माननीय और उनसे जो पता किया है उन्होंने कहा कि ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं है। फिर भी माननीय विधायक जी ने इच्छा जाहिर की है कि पब्लिक हेल्थ द्वारा किया जाए। माननीय सदस्य की इच्छा अनुसार हम पब्लिक हेल्थ द्वारा इसको करवा देंगे। धन्यवाद। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अध्यक्ष जी आप कर देना। ठीक। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सीताराम यादव, पूर्व विधायक हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। श्री अर्जुन चौटाला। सर, क्वेश्चन नंबर 28। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो पटल पर रख दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जी क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक सवाल ये था कि भाई क्या रिपोर्ट है, जो भी ग्राउंड वाटर की जो टेस्टिंग हुई है और जो भी पेयजल की जितनी भी टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट क्या है। तो उसके अंदर माननीय मंत्री जी ने कह दिया, एक वेबसाइट का लिंक डाला है इसके अंदर कि आप उस पर देख लीजिए, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, नहीं तो अभी मैंने अपने मोबाइल पे भी चेक करा, URL डाला तो जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है और वो वेबसाइट चल ही नहीं रही। तो जी वो इन्फॉर्मेशन अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। और साथ ही साथ जो टेस्टिंग्स हुई हैं, जो लोकसभा के अंदर भी जो रिपोर्ट जारी करी गई और उसके बाद जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट जारी करी है, दोनों के अंदर बहुत ही अलार्मिंग चीज सामने आती है। सबसे पहली सर ये कि जो जल शक्ति मिशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 23% जो पानी के सैंपल हैं उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg से ज्यादा पाएगी, जो कि हम सभी जानते हैं जी, फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा पाई जाती है बोन्स के रिलेटेड और चीजों के रिलेटेड बहुत ही गंभीर हेल्थ कंसर्न्स रेज होते हैं। उसी के साथ साथ इससे भी ज्यादा अलार्मिंग एक जो रिपोर्ट है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने निकाली थी, उसके अंदर यह पाया गया कि लगभग 14.5% से ज्यादा पानी के ऐसे सैंपल हैं जिनके अंदर यूरेनियम की मात्रा बहुत भारी संख्या में पाई गई। और सर ये आज मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा विधायक नहीं होगा जो इस बात में हाँ ना भरे, क्योंकि जब हम हल्के में जाते हैं, कहीं बैठने जाते हैं, तो एक बात सामने आती है कि जी कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो इसका सर एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। मैं कुछ सरकार की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन सर मैं ये बात जरूर आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मामला है। ना केवल इसकी टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए, पानी की टेस्टिंग पर पर्याप्त एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के एक ऐसा तरीका लाया जाए जिससे घग्गर के अंदर और नहरों के अंदर जो यूरेनियम की मात्रा बढ़ती जा रही है इसको भी घटाया जाए, और साथ ही साथ जो फ्लोराइड है पानी के। सप्लीमेंट्री जरूर पूछें। सप्लीमेंट्री सर इसके अंदर मैंने ये दिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के क्या ये जो टेस्टिंग है क्या उनके साथ कोरिलेट करके इसको पब्लिश किया जाता है या इंडिविजुअली पब्लिश किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इसमें रानिया निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पूछा है इन्होंने। रानिया निर्वाचन क्षेत्र में 72 गांव और 25 ढाणियां हैं। इन गांवों में 48
नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा और 38 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिनमें से 35 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएं अब तक संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। इसमें हम जो आपने इन्होंने कहा है कि सैंपल की जहाँ तक बात की है, हमने वहाँ सैंपल भराने का काम किया है और इसमें टोटल 765 सैंपल हमने इसके अंदर लिए गए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, जिसमें 39 सैंपल फेल हुए हैं। और जो 39 सैंपल फेल हुए हैं जिन जिन ट्यूबवेलों के, उसमें उसको भी हम नहर आधारित करने का काम कर रहे हैं। और उसमें जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है और उसमें अगर टीडीएस ज़्यादा पाया जाता है तो उसको हम नहर में मिला करके देते हैं। नहर में मिला करके उससे वो टीडीएस वो कम हो जाता है उससे। और अब इसमें हम जो पानी जो दे रहे हैं उसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरा दे रहे हैं। किसी भी ढाणी में या कोई गांव के अंदर हम कम नहीं दे रही हैं। ये ठीक है कि जहाँ कोई जो ट्यूबवेल की जो बात इन्होंने कही है कि जो ट्यूबवेल का जो टीडीएस जहाँ ज़्यादा आता है उसके अंदर हमने जो 24 ट्यूबवेल ऐसे थे जिसमें से कुछ इसमें जो दिक्कत थी, उनमें से अब उनको 4 को हमने नहर आधारित पे ले लिया गया उसमें से, और 7 को प्रवृत्त करने का काम चल रहा है। 13 जो नलकूप का आधार जो उनमें जो चल रही है उसको पानी अब जो है वो ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि जो ऊपर का जो पानी आता है जिस ट्यूबवेल से, उसमें पानी के अंदर ये दिक्कत पाई जाती है। जो डीप ट्यूबवेल होते हैं उसके अंदर पानी जो है ये ठीक ठाक इसके अंदर जो मिलता है। सर मेरा ये सवाल ही नहीं था, सप्लीमेंट्री तो मेरा ये था, क्या और विभागों के साथ मिल करके, क्या उनके साथ कॉपरेशन के अंदर आकर के क्या तब ये रिपोर्ट बनाई जाती है? क्योंकि अभी अभी जैसे कि मंत्री जी ने जो अपनी खुद की रिपोर्ट दी है वो ये है 735 में से 49 सैंपल्स फेल हुए हैं, जबकि सेंटर की रिपोर्ट और कुछ कहती है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर मैनेज की रिपोर्ट और कुछ कहती है। तो मैं तो यही जानना चाहता हूं कि भाई सरकार क्या इन एजेंसीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ, क्या इनके साथ मिलकर के प्री रिपोर्ट्स बनाती है? क्योंकि जी अगर मैंने ही रिपोर्ट बनानी है और कल को खराब रिपोर्ट आई तो मेरे ऊपर ही अगर कार्रवाई होनी है तो मैं खराब रिपोर्ट क्यों बनाऊंगा? मैं तो बढ़िया रिपोर्ट बनाऊंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आप इनके साथ मिलकर के कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अध्यक्ष महोदय, हमारे डिपार्टमेंट की अपनी जो लैब है वो हर जिले के अंदर है। एक लैब करनाल के अंदर स्टेट लेवल की है और 21 लैब डिवीजन लेवल पे हर जिले के अंदर अलग से है। 23 लैब हमारी जो है वो एसडीओ लेवल पे भी जो है वो प्रदेश के अंदर है, उसी के अंदर हम वो जांच करते हैं। जवाब तो फिर भी नहीं आया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई क्या बाकी विभागों के साथ मिलकर के काम करते हैं? डिपार्टमेंट की कोई ऐसी योजना की जो हमारी टेस्टिंग का सिस्टम है और जो सेंटर का है उनका कोई आपस का कोऑर्डिनेशन है क्या? अगर नहीं है तो भविष्य में क्या ऐसी योजना है? अर्जुन जी, आप अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। एक छोटा सा माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए केंद्र ने भी एक लेबोरेटरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे रखी है और उस पानी को टेस्ट करते हैं। क्योंकि पानी अगर जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस हो जाता है कई बार, नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है कि उसके अंदर कुछ सैंपल फेल हुए, और उसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहे हैं। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा कि यहाँ की दे दे तो उसका हम सलूशन निकाल देंगे, उसको हम नहर के पानी के साथ जोड़ देंगे। हमने कुछ जोड़े हैं, कुछ और है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का कहीं उसका टीडीएस ज़्यादा होता है, उसको मिला करके उसको ठीक करके हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुँचाएँ। और पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प है हम वो लगातार पूरा कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आज एक और सर, क्योंकि अब इक्विपमेंट की भी बात चली,
तो सर मेरा एक ये भी सप्लीमेंट्री रहेगा, भाई जो इक्विपमेंट आता है और जो यूज़ होता है इसकी कैलिब्रेशन किस प्रकार की जाती है, क्योंकि सारे टेक्निकल इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन होना, जीरोइंग होना बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार से की जाती है और ये कितनी बार करी जाती है, क्योंकि ये रेगुलर इन मशीनों को आपको कैलिब्रेट करके अप टू डेट रखना पड़ता है। तो ये भी जी एक मेरा एक आपसे सवाल भी है, दरखास्त भी है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट विषय, आप रिटर्न में भी भेजें और बाद में चर्चा भी करें। मैं सर इसको रिटर्न में भी आप तक पहुंचाने। बिल्कुल। धन्यवाद। और आज आदित्य देवीलाल जी का जन्मदिन है, बिल्कुल सामने बैठे हुए, आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। चौधरी मामन खान, चौधरी मामन खान 29 9 स्पीकर साहब, चौधरी मामन खान जी का के सवाल 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला था whether it is a fact that there are so many illegal maternity clinics without degree and license being run in the district of Nuh। तो मैं कहना चाहूंगी नहीं। दूसरा, whether it is also a fact that the number of casualties of mothers and newborn children are happening regularly in the above said illegal maternity clinics। नहीं जी, हमारे नूह डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन सिर्फ 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत। 92 क्लिनिक हैं जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं और 106 क्लिनिक्स हैं जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS में रजिस्टर्ड है और इनमें से कहीं भी कोई भी कैजुअलिटी की बात नहीं हुई। साथ साथ आपका डी पे क्वेश्चन था कि एक्शन क्या लेती है हमारी सरकार अगर ऐसी बातें पाई जाएं। तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है जैसे ही हमें पता चलता है कि ऐसी बात हुई है कहीं भी, मगर आज तक एक भी कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि एक मेवात बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाए थे अपने टाइम में, तो उनको कहीं भी बोर्ड लगा दिखता है तो उनको बड़ी हॉस्पिटल वो समझ बैठते हैं। उनको ये नॉलेज नहीं है कि हम अपने बच्ची की डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो यहाँ गायकोनोलॉजिस्ट की जरूरत होती है नहीं, तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो वहाँ ले जाके एडमिट कर देते हैं। जब वो एडमिट कर देते हैं वहाँ लाइसेंस जो डॉक्टर्स पर डिग्री है वो लेके लगा देते हैं, वो डॉक्टर्स कभी नहीं आते। हाँ, जब कैजुअलिटी हो जाती है तो वो जरूर कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं गवाही देने के लिए कि हमारे ऐसे यहाँ नहीं हुआ। जबकि अभी बहन आरती राव जी ने, मंत्री जी ने अभी बताया कि ऐसी आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कि कोई लाइसेंस के वगैरह प्रोसीजर यहाँ नहीं चल रहे, यहाँ चल रहे हैं। मैं बता देता हूँ, मैं ये नहीं कहता उनको कैंसिल करो, मैं ये कहता हूँ कि उनके पूरे मापदंड सरकार पूरा करे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप लिखिए जी, सिटी हॉस्पिटल पुनाहना, तबस्सुम हॉस्पिटल पुनाहना। मामन जी यहाँ हम उस तरह से चल ठीक है, डिटेल्स नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है सर, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा क्या कोई रिटर्न कंप्लेंट, हाँ मैं उन्होंने ना किया है ना, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। वो ना नहीं करती तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझ गया। अवैध वहां हॉस्पिटल चल रहे हैं पुनाहना में, मैं ये नहीं कहता बंद करो, मैं ये कहता हूं कि जो मापदंड है सरकार के पूरे प्रॉपर डॉक्टर हो ताकि डिलीवरी प्रॉपर हो, मैं ये चाहता हूं। नंबर 2 कहा है कि क्या ये तथ्य कि उपरोक्त प्रसूति क्लिनिकों में लगातार माताओं नवजातों के बच्चों की मौत हो रही है। हमारी मंत्री जी ने कहा नहीं, 35 की लिस्ट में लेके आया हूं हाउस में, 35 ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के, मेरे नहीं, गवर्नमेंट के 35 रिकॉर्ड्स लेके आया हूं। ये मैं टेबल भी करूंगा आपको। और बताइए, मैं देता हूं, 6 दिसंबर को न्यूज छपती है, गुड़िया एक हॉस्पिटल है पुनाहना में, गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र डिलीवरी कराते समय हुई मां बेटी के मौत, सीएमओ की शिकायत। ये कहती है हमको पास कोई शिकायत ही नहीं आती, रिटर्न में शिकायत की है, मैं बताता हूं पढ़ के। पुनाहना में गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र के डिलीवरी कराते समय उसकी नवजात शिशु और उसकी मां की जान ले ली। नहू के पल्ला निवासी मुबारक ने
जिला सिविल सर्जन सर्वजीत थापर को शिकायत देते हुए बताया कि उनकी बेटी आयशा को उनके पति दिलशाद पुनाना में गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र पर ले गया। आयशा ने जब गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र की डॉक्टर बबली को कहा कि वो अपना रूटीन चेकअप कराने आई है, तो वहां के डॉक्टर बबली और उसके पति ने गोविंद ने यह कहकर के उनकी डिलीवरी कराई जाए, और आप यहाँ एक्सपर्ट है, आप कहते हैं वहां कोई शिकायत ही नहीं दी गई। ये देख लीजिए, 6 दिसंबर का न्यूज़पेपर है, मेरा नहीं है, मैं नहीं छापते अखबार। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी मामन जी सर, एक मिनट सर, देखिए आपने जो ये बातें इसमें कही हैं, क्योंकि हमारी सरकार का माननीय अध्यक्ष जी ये एकदम स्पष्ट एजेंडा है कि इस प्रकार की अगर कोई घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि स्वस्थ प्रदेश के लोगों को सुलभ कराना हमारी सरकार का दायित्व है, उसके अंदर हम लगे हुए हैं। जो PNDT एक्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि वहाँ पर लाइसेंस की बात है, बिना डिग्री के चल रहे हैं, इस प्रकार की बात कही है, जरूर हम उसकी जांच कराएंगे। आप कागज दे दीजिए, हम जांच कराएंगे। अगर आपके पास और भी कोई तथ्य है वो भी दे दीजिए, हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कराएंगे। हम करा भी रहे, ऐसा नहीं है, हमारे पीछे चल रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था और हरियाणा की धरती के ऊपर आकर के उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम उसको लेकर के गंभीरता से काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई जांच हो रही है, तो हमें आप बताइए, हम कार्रवाई कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। सरकार से क्वेश्चन है स्पीकर सर आपके माध्यम से, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रही हैं उनको जो अप्रूवल दी जाती है उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या वो टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 2, स्पीकर सर, जो ये 35 कैजुअलिटी जो जच्चा की मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेवार वहां का प्रशासन है, सिविल सर्जन या हेडक्वार्टर है यहाँ, या सरकार है? मुझे इस चीज का जवाब दे। जो 35 बच्चे जच्चे मरे उनका जिम्मेवार हरियाणा सरकार में कौन है? मामन जी, मुख्यमंत्री जी ने बोला है आप लिखित में दें, उसकी वो इंक्वायरी करवाएंगे, जांच करवाएंगे पूरी। बिल्कुल। श्री पवन खरखोदा, पर्सन नंबर 30। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खरखोदा में बढ़ती आबादी को देखते हुए पेयजल के और उसके विस्तार के बारे में जानना चाहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करते हुए हमारा डिपार्टमेंट लगातार इस पे कार्य कर रहा है। और खरखोदा में भी जल आपूर्ति के लिए विस्तार के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत 40 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के अतिरिक्त जल का उपचार संयंत्र का निर्माण तथा शेष स्वीकृत कॉलोनी, जो कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, उनको जो स्वीकृत कर दिया जाता है, उसके अंदर भी हम जो पाइपलाइन वगैरह जो बिछाने के लिए प्रावधान हमने इसमें किया है, और इसको 30/9/26 तक ये कार्य हम जो पूरा कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के मैं उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ और माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती पूजा। सर, प्रश्न संख्या 31। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती पूजा जी ने जो सवाल किया है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह कब तक वितरित किए जाने की संभावना है, तो ये हमारा जो प्रस्ताव है, हमारा जो घोषणा पत्र में ये बात थी, वो विचाराधीन है और हमारी सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इस तरह का जवाब इस सदन में दिया जाएगा। ये गंभीरता है सरकार की। हमारी हरियाणा की आबादी, आधी आबादी मातृशक्ति के प्रति चुनाव के समय पहला संकल्प लिया गया था। प्रत्येक महिला के प्रति उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी, और आज तक वो मामला कहा जा रहा है, इसको योजना को विचाराधीन है।
ये नीति बना रही है सरकार। जिसके फॉर्म छप चुके थे, जिसके फॉर्म बांटे जा चुके थे, भरे जा चुके थे, पहली किस्त दी जा चुकी थी, वो मामला 5 महीने बाद भी एक मामले के रूप में विचाराधीन है। मेरा ये स्पष्ट सटीक प्रश्न है, किस तारीख को इस योजना को लागू किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक। गीता जी आपकी बात का जवाब देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे, परंतु मैं अध्यक्ष जी सदन के माध्यम से मैं माननीय सदस्य को एक बात कहा है कि मामला विचाराधीन है, सरकार उस पर चिंता भी कर रही है, योजना भी बना रही है, और हमारी सरकार की गंभीरता पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नायब सिंह सैनी जी की जो गारंटी है ना, यह गारंटी ही गारंटी है। और रही दूसरी बात, वैसे तो देश में कहीं बची नहीं है, परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो जो गारंटी है, और मैं तो पूजा जी को कहना चाहता हूं, हिमाचल तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, भाई वरुण जी वहां से सांसद है, सारा पैरेलल है बॉर्डर हिमाचल के। एक बारी एक कदम पलट के हिमाचल में भी जाकर देख लेना कि 2.5 साल पहले उन्होंने महिलाओं को क्या कहा था, खटाखट खटाखट, वो खटाखट कभी आएगी कि नहीं? ऐसे ही तेलंगाना में क्या क्या आए थे, ऐसे ही कर्नाटक में क्या क्या आए थे। चलिए, कोई चर्चा नहीं है, वहां की बात नहीं करेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार, ऐसे में पूरे देश में सुपड़ा साफ होगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार, आज फिर भी चर्चा करते हैं। हमने जब कहा है कि मामला विचाराधीन है, हमने जब कह दिया कि मामला विचाराधीन है, आप लोग, हमने जब कह दिया मामला विचाराधीन है तो विचाराधीन है, और नायब सिंह की जुबान ही इस बात का विश्वास है। डॉक्टर कृष्ण कुमार, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए जी, मंत्री जी, गीता जी हो गया जवाब आ गया। विचाराधीन है, सरकार उस पर काम कर रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। आज वो डेट नहीं बता सकते, आ गया। डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रश्न संख्या बोलिए अपने। सर हो गया मंत्री जी, हो गया, जवाब हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 32 जी मंत्री जी, मंत्री जी, चलिए हो गया, चलिए। स्पीकर सर, हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। स्पीकर सर, ये क्या सवाल है जी, क्या बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव कुंड में कोई अनाज मंडी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? इसका जवाब है जी नहीं। और यदि हाँ तो अनाज मंडी स्थापित कब तक की जाने की संभावना है? श्रीमान जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कुंड एरिया में 40 या 50 गांव आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इनकी, क्योंकि इनको फसल बेचने के लिए रेवाड़ी या कोसली जो कि काफ़ी दूर है, तो एक सुझाव भी है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, क्योंकि सरकार बिना नॉर्म्स हमारी कोई भी काम नहीं करती। तो फ्यूचर में भी अगर कोई बने, नॉर्म्स अलाउड करते हैं, तो किसानों की उनकी डिमांड और आसपास को देखते हुए जब भी करवाने का कष्ट करें। और इनके मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। स्पीकर सर, गांव कुंड मुख्य यार्ड रेवाड़ी से 25 किलोमीटर, सब यार्ड बावल से 36 किलोमीटर की दूरी पर। गांव कुंड को मार्केट कमेटी रेवाड़ी के अधीन या सब यार्ड घोषित करने बारे अधिसूचना सरकार द्वारा 27/8/1971 के तहत पहले ही जारी की जा चुकी है। गांव कुंड मार्केट कमेटी के पास कोई जमीन नहीं है, गांव की पंचायत के पास कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन ना होने की वजह से इस पे कोई विचार नहीं हो सकता। देंगे कहीं तो उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक। श्रीमती रेणु बाला, प्रश्न नंबर 33। श्रीमान जी, कोई बंद नहीं की गई है योजना। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि जो महाविद्यालय हैं उनमें जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है वो बंद करने के कगार पर सरकार ने कर दी है, और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि नहीं श्रीमान जी, जो गरीब परिवारों के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति ऐसे ही दी जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगी
कि जो हमारे कॉलेज में महाविद्यालयों में हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको दो 3 साल तक भी ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। इतने में हमारे वो गरीब बच्चे ग्रेजुएशन करके कॉलेज से पास आउट कर जाते हैं, फिर भी उनकी वो छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। रही बात प्राइवेट कॉलेजों की, जिनमें हमारे जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनसे मोटी फीस वसूली जाती है प्राइवेट कॉलेजों से, और जबकि वो बच्चे फीस ना भर पाते हैं उसकी वजह से उनकी डिग्रियां जो है वो रोकी जाती है। सरकार एक तरफ तो ढिंडोरा पीटती है कि गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उनको पढ़ाने की जो सहूलियत है वो दी जाती है, लेकिन कहाँ सहूलियत मिल रही है गरीब बच्चों को। आज तक भी मेरे पास भी कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉलेज के भी हैं, स्कूल के भी हैं, वो कहते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है वो दी नहीं गई। तो बच्चे जो गरीब लोग हैं वो उस छात्रवृत्ति से अपने कॉलेज की फीस, अपनी सुविधा मुहैया कराने के जो काम है वो करवा सकते हैं। और रही बात अध्यक्ष जी स्कूलों की, स्कूलों का भी यही मामला है। जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको 2-3 साल तक वो छात्रवृत्ति नहीं दी जाती, जिससे गरीब बच्चे उस छात्रवृत्ति की जो योजना चलाई हुई है सरकार ने, उससे अपनी फीस भर सकते हैं, अपनी वर्दी सिलवा सकते हैं, अपनी जरूरत का सामान मुहैया करा सकते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ कहती है कि हम गरीब बच्चों को सप्लीमेंट्री तक रही है। तो सर मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही प्रश्न है, यही पूछना चाहती हूँ और मैं मांग भी यही करती हूँ मंत्री जी कि आप गरीब बच्चों की जो छात्रवृत्ति चलाई हुई है वो सुचारू रूप से, चाहे वो कॉलेज की बात हो चाहे वो स्कूल की बात हो, ऐसे ही निरंतर चलाते रहें और हर साल गरीब बच्चों को वो छात्रवृत्ति दें, जिससे उनका सरकार के माध्यम से वो अपनी फीस भर सके और अपने काम कर सके, और गरीब बच्चों की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन लेके अच्छे काम कर सके। माननीय सदस्य महोदय ने जो जवाब पूछा, सवाल पूछा है, मैंने उसका जवाब दिया है। अगर कोई ऐसा मामला माननीय सदस्य के संज्ञान में है कि रुकिए भाई, रुकिए ना, पहले सुन तो लीजिए ना। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में है कि किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वो मुझे बता देंगे, मुझे लिखित में दे देंगे, ठीक, मुझे लिखित में भी दे देंगे। एक चीज तो हो सकती है, एक चीज तो हो सकती बंद नहीं हुई है, वो 2 दिन आगे पीछे हो जाए, इससे ज्यादा में आप लिखित में भेजिए। ठीक। श्रीमती कृष्णा गहलोत, नहीं, हो गया प्रश्न नंबर, श्रीमती कृष्णा गहलोत, नहीं, ऐसे प्रश्न नंबर 34 जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुंडली नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पानी आपूर्ति के लिए व्यवस्था के लिए कोई प्रस्ताव की बात कही है। बिल्कुल हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुंडली शहर की जनसंख्या 21,633 थी, लेकिन अब जो हमने योजना बनाई है वो आगे की सोच करके कि आगे आने वाले समय के अंदर जो 30 साल का लेकर के 80,000 आबादी के हिसाब से हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस टाइम पे 4 ट्यूबवेलों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और जो कुंडली कस्बे में सीवरेज सुविधा SMDA द्वारा प्रदान की जानी है। वर्तमान में कोई मल शोधन यहाँ नहीं है। इसमें जो 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा का हिसाब से पानी देने के लिए अमृत 2 में 49 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है, और इसके अनुमान के अनुसार गांव दहिसरा में यमुना नदी के किनारे 3 हाइड्रो एब्स्ट्रैक्शन वेल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसमें पंचायत से बात हो गई है, माननीय सीएम साहब की भी सहमति हो गई है, और डायरेक्टर पंचायत को लिख दिया। पंचायत ने DC सोनीपत को भी वो लेटर लिख दिया है, और जल्दी ही उसको लेकर के, कि हमने टेंडर इसमें लेट ना हो इसलिए हमने टेंडर भी कॉल कर लिया है, जिसकी प्रक्रिया 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। और इसमें एक हाइड्रो एब्स्ट्रैक्शन वेल, मुख्य बूस्टिंग स्टेशन, 2 बूस्टिंग स्टेशनों, 1 बूस्टिंग स्टेशन की मरम्मत, शेष वितरण प्रणाली के लिए प्रदान करने के लिए कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
जो हम जल्दी इसको कर देंगे। कोई सप्लीमेंट